नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है इंदु नाम की एक लड़की की, जिसने अपने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया। शुरू में तो सब कुछ उसके लिए सपनों जैसा लग रहा था, लेकिन समय ने उसे उस हकीकतों से रूबरू करा दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के बाद वह प्रिय पति से अत्याचारी पति बन गया। इंदु की दुनिया तब पूरी तरह थर्रा गई जब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे अकेला छोड़ दिया। यह विश्वासघात उसे अंदर तक हिला गया, लेकिन कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। एक दिन इंदु ने ऐसा फैसला लिया कि उसका पति उसके पैरों में गिर गया। तो चलिए साथियों, आज हम चलते हैं इंदु के जीवन की यात्रा में। इंदु आज इंटरव्यू देने गई थी। कम से कम यह ऑफिस पहुंचने में कुल 1 घंटे का वक्त लगेगा। रास्ते भर वह अपनी बेटी परी के बारे में सोचती रही थी। पता नहीं कैसी होगी मेरी गुड़िया, कहीं रो तो नहीं रही होगी, भाभी को ज्यादा परेशान ना कर रही हो। उसके मन में बार बार यही ख्याल कौंध रहे थे, लेकिन इन ख्यालों के बीच ही एक और चिंता उसे भीतर से कचोट रही थी। आज का इंटरव्यू। उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, काश मैंने वह गलती ना की होती। पति के कहने पर नौकरी क्यों छोड़ी थी? उस समय उसकी बातों में क्यों आ गई थी? अगर तब हिम्मत दिखाई होती तो आज यह हालत ना होती। इंदु का आत्मविश्वास जैसे बिखर चुका था, लेकिन फिर उसने सिर झटका और अपने आप को समझाने लगी, नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। आज का दिन सबसे अहम है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, काजल। हेलो इंदु, कहां पहुंची? फोन के उस पार से काजल की चिंतित आवाज आई। इंदु ने जल्दी से जवाब दिया, बस 15 से 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रही हूं। ठीक है, काजल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जल्दी आ, मैं तेरा यहीं गेट पर इंतजार कर रही हूं। काजल की आवाज सुनकर इंदु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। असल में यही काजल उसकी सबसे बड़ी सहारा बनी थी। उसी ने उसे इस नौकरी और इंटरव्यू के बारे में बताया था और पिछले कुछ दिनों से उसकी तैयारी भी करवाई थी। कुछ ही देर बाद जब वह ऑफिस पहुंची तो गेट पर उसकी सहेली पहले से मौजूद थी। फाइनली आ गई तू? काजल ने झटपट आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चल, अब जल्दी से ऊपर जा। देख, मैंने फॉर्म तेरे लिए ले लिया है, बस भरना बाकी है। इंदु ने कागज थामते हुए कहा, धन्यवाद काजल, तू ना होती तो शायद मैं आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। काजल ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। पगली, दोस्ती का यही तो मतलब होता है। अब ज्यादा भावुक मत हो, इंटरव्यू पर ध्यान दे। और हां, मैंने तुझसे जो बातें बताई थी वही याद करके अंदर जाना। इंदु ने सिर हिलाया। हां, सब कर लिया है। बस अब ऊपर जाकर भगवान का नाम लेना है। अगर यह नौकरी मेरी नसीब में होगी तो पक्का मुझे ही मिलेगी। काजल ने उसकी आंखों में देखते हुए आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। नसीब तेरे साथ जरूर होगा इंदु, अब जा और जीत कर ही लौटना। इंदु ने कागज संभालते हुए ऑफिस की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। उसके कदम अभी भी भारी थे, मगर काजल के शब्दों ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। इंदु ने फॉर्म रिसेप्शन पर जमा कर दिया। इसके बाद उसे इंतजार करवाया गया। इंतजार के हर मिनट में जैसे उसके दिमाग में परी का चेहरा घूम जाता। पता नहीं परी अभी क्या कर रही होगी, कहीं रो तो नहीं रही होगी, भाभी ने खाना खिला दिया होगा या नहीं। करीब आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया, इंदु शर्मा, प्लीज कम इनसाइड। इंदु उठी, अपने दुपट्टे को ठीक किया और अंदर चली गई। इंटरव्यू पैनल में 3 लोग बैठे थे, एचआर हेड, एक महिला मैनेजर और एक वरिष्ठ अधिकारी। एचआर हेड बोले, वेलकम इंदु, प्लीज हैव अ सीट। इंदु थोड़ा संकोच से बैठते हुए बोली, थैंक यू सर। पहला सवाल आया, एचआर हेड, सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंदु ने गहरी सांस ली। मैंने इससे पहले एक कंपनी में काम किया है,
जहां मैं क्लाइंट सर्विसिंग और डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी संभालती थी। फिर मुझे अपनी बेटी के जन्म के बाद कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा। अब जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं दोबारा अपने करियर को शुरू करना चाहती हूं। महिला मैनेजर ने पूछा, तो इस ब्रेक के दौरान आपने खुद को अप टू डेट रखने के लिए क्या किया? जी, इस दौरान मैंने घर पर रहते हुए ऑनलाइन कोर्स किए हैं, कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपडेट रखा है। साथ ही मैंने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कॉरपोरेट माहौल में वापस आना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? इंदु ने आत्मविश्वास से सिर उठाकर जवाब दिया, चुनौती तो होगी, लेकिन मैंने हमेशा सीखा है कि हर नई शुरुआत मेहनत मांगती है। मैं तैयार हूं इस मेहनत के लिए। मुझे यकीन है कि अगर मौका मिला तो मैं जल्दी ही खुद को टीम के साथ ढाल लूंगी। अंत में एचआर हेड ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, हम आपको कल तक रिजल्ट की जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। इंटरव्यू खत्म होते ही इंदु जैसे हल्की हो गई। बाहर निकलकर वह तुरंत काजल से मिली। काजल, इंटरव्यू अच्छा हो गया, जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा। उन्होंने कहा कि कल तक रिजल्ट बता देंगे। काजल हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, देख तू कितनी स्मार्ट है, नौकरी तेरी पक्की है। अब चल नीचे कैंटीन में चाय पीते हैं। दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी। गर्म चाय की खुशबू और थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत ने इंदु के चेहरे की थकान मिटा दी। शाम को जब वह घर लौटी तो उसकी नजर सीधे आंगन में खेलती हुई परी पर पड़ी। परी अपनी मामी सुमन की गोद में खिलखिला रही थी। हाथ में छोटी सी गुड़ियां पकड़े बार बार उसे गिराती और सुमन भाभी उसे हंसाते हुए बार बार उठा देती। इंदु कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। मन ही मन सोचा, मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे रो रही होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल बेफिक्र खेल रही है। सच में बच्चों का मन भी बड़ा अजीब होता है। उसे देखते ही सुमन ने मुस्कुराकर पूछा, अरे इंदु, इंटरव्यू कैसा रहा? सेलेक्ट तो हो ही जाएगी ना? इंदु ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना बैग एक तरफ रखा और बोली, भाभी, इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, सब सवालों के जवाब सही दिए, अब बस कंफर्मेशन का इंतजार है। ये कहते कहते वह झट से आगे बढ़ी और परी को गोद में उठा लिया। अरे वाह, मेरी गुड़िया मम्मी को देख भी नहीं रही थी, मामी के साथ खेल रही थी। परी ने हंसते हुए अपनी मां की नाक पकड़ ली, लेकिन फिर तुरंत सुमन की ओर हाथ बढ़ाने लगी। तभी गरिमा जी अंदर से आकर बोली, अरे बहुत अच्छे से खेल रही थी परी, एक बार भी तुझे याद नहीं किया, तू अब आराम से नौकरी पर जा सकती है। इंदु ने मां की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन तभी सुमन भाभी भी बोल पड़ी, हां मम्मी जी, इंदु आराम से नौकरी पर जाए, परी मेरी भी बेटी है, मैं इसे मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सुमन की यह बात सुनते ही इंदु की आंखें भर आईं। उसने अपनी भाभी को प्यार से देखा और धीरे से बोली, मेरी प्यारी भाभी, सच में आप मेरे लिए बहन से कम नहीं हो। सुमन मुस्कुराई और बोली, अरे पगली, रोती क्यों है? यह तो अपना ही घर है, बहन भाभी का फर्क कहां है? बस तू खुश रह, नौकरी लगे तो सब और अच्छा हो जाएगा। गरिमा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, आजकल के समय में औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। तू चिंता मत कर, घर की जिम्मेदारी हम सब बांट लेंगे। इंदु ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया, जैसे मन को तसल्ली मिली हो। मम्मी, आपकी और भाभी के रहते मुझे अब कोई फिक्र नहीं, बस दुआ कीजिए कि नौकरी लग जाए। सुमन ने हंसकर कहा, दुआ क्यों? तेरा तो हक है इस नौकरी पर। अब तो सोच, जब तेरी पहली सैलरी आएगी तो घर में कितना जश्न होगा। यह सुनते ही गरिमा जी और इंदु दोनों हंस पड़े। काश हर किसी को मेरी जैसी भाभी मिले, तब बहू बेटी का फर्क कोई समझ ही नहीं पाए। इंदु मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान करे भाभी की गोद भर जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए। दरअसल उसके भैया सूरज और भाभी सुमन को कोई औलाद नहीं थी। कितने बड़े हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा। भैया तो कहते हैं
छोड़ो ये सब इलाज विलाज, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। वैसे भी आजकल संतानहीन लोग ही ज्यादा सुख से रह रहे हैं, बल्कि जिनकी औलादें हैं वे तो सबसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन भाभी भैया की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थीं। उस रात खाने की टेबल पर सब बैठे थे, भैया, भाभी, इंदु और उसकी मम्मी गरिमा जी। भैया ने भी उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा, तो कैसा रहा इंदु तुम्हारा इंटरव्यू? सेलेक्ट तो हो जाओगी ना? जी भैया, इंटरव्यू तो अच्छा गया है, मुझे तो लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगी। ठीक, अब आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, समझ आई मेरी बात? सूरज भैया ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर सब खाने में व्यस्त हो गए। रात का खाना खत्म हो चुका था, सब अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे। इंदु भी परी को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। परी आधी नींद में थी, उसकी छोटी सी उंगलियां मां के गले को कसकर पकड़े हुई थी। कमरे में पहुंचकर इंदु ने उसे धीरे से बिस्तर पर सुला दिया और चादर ओढ़ा दी। फिर वह खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी सुमन हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए खड़ी थी। लो इंदु, तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूं, दिन भर बाहर थक गई होगी। इंदु गिलास लेते हुए बोली, भाभी आप हमेशा इतनी परवाह करती हो। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी बहन भी होती तो शायद इतना ख्याल ना रखती। सुमन हल्का सा हंसती, पर उनकी आंखों में कहीं एक खालीपन साफ झलक रहा था। तुम भी ना इंदु, मुझे तो बस यही लगता है कि इस घर में तुम ही मेरी अपनी हो, वरना कभी कभी मन बहुत अकेला हो जाता है। इंदु ने भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी आप क्यों उदास होती हो? भैया कितना प्यार करते हैं आपसे। और रही बात बच्चे की, तो मैं जानती हूं भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। सुमन ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हां, सब्र तो रखती हूं, पर इंदु, जब मोहल्ले की औरतें ताने देती हैं कि सुमन के यहां तो अब तक किलकारी नहीं गूंजी, तब दिल टूट सा जाता है। इंदु कुछ कह ना पाई, बस उनके कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई। उस वक्त इंदु को एहसास हुआ कि इस घर में भाभी का दर्द उतना ही गहरा है जितना उसका अपना संघर्ष। फर्क बस इतना था कि इंदु का सफर अभी शुरू हुआ था और भाभी का इंतजार अब तक अधूरा था। अंदर रसोई में बस दो औरतों की धीमी धीमी खटर-पटर सुनाई दे रही थी। सुमन भाभी प्लेटें धोकर रख रही थी। तभी इंदु ने धीरे से उनके हाथ से कटोरा छीन लिया। भाभी छोड़ दीजिए ना, यह सब मैं कर लूंगी, आप पूरे दिन थक जाती होंगी। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, थकान कैसी? मेरे पास है ही क्या करने को। काम ना हो तो और दिमाग खराब होता है, ऐसे में काम करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी भाभी के मना करने के बावजूद वह बर्तन धोने लगी। अरे तुम भी ना इंदु, आराम करना लगता है तुम्हें पसंद नहीं? तभी एकाएक इंदु के कानों में पति के वे ताने गूंज उठे। अरे इंदु, तुम दिन भर बस आराम ही करती रहती हो, कामचोर औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ 2-4 बर्तन मांज लेने से काम नहीं हो जाता, घर के कोने कोने की सफाई भी मायने रखती है। उन कठोर शब्दों की चोट अब भी उसके दिल में ताजा थी। उसकी आंखें एक पल को नम हो गईं, पर उसने तुरंत चेहरा घुमा लिया ताकि भाभी कुछ समझ ना जाए। इतने में सुमन की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। देखो इंदु, मैंने यहां दही जमाने के लिए रख दिया है, हाथ मत लगाना। और हां, बर्तन धोकर सीधे सो जाना। रात भर मोबाइल में गुम मत रहना। अब थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। इंदु ने धीरे से कहा। जी भाभी। रसोई की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके गीले हाथों को छू रही थी, पर उसके दिल का बोझ उतना ही भारी था। बर्तन धोकर समेटकर इंदु अपने कमरे में गई, जहां उसकी बेटी पहले से ही सोई हुई थी। इंदु बेटी के बगल में लेट गई और उसे चूम लिया। अब वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि आज वह सुबह जल्दी सोकर उठी थी। फोन उठाकर चेक करने लगी, तभी एक ईमेल पर उसकी नजर गई। ओ माय गॉड, थैंक यू, एकाएक उसके मुंह से निकल गया। दरअसल वह इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई थी, उसे ज्वाइनिंग लेटर मिला था। इंदु खुशी से पागल हुए जा रही थी। अब सुबह ही मैं सबको बताऊंगी घर पर।
वह करवट बदलकर छत की ओर देखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे अतीत की गलियों में भटकने लगी। तब इंदु कॉलेज में थी, भोली भाली सी, सपनों में डूबी हुई लड़की। भैया सूरज की शादी हो चुकी थी और सुमन भाभी घर का अहम हिस्सा बन चुकी थी। उन दिनों घर का माहौल कुछ अलग ही हुआ करता था। पिताजी की मौत के बाद मानो घर से एक बड़ा सहारा छिन गया था। मां गरिमा जी बाहर से बहुत मजबूत दिखती, लेकिन भीतर से अकेली थी। उनका मन घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा पूजा पाठ और भक्ति भाव में डूबा रहता। सुबह उठते ही उनकी आवाज घर में गूंजने लगती, इंदु, पूजा का सामान संभाल कर रखना, तुलसी को जल चढ़ाना मत भूलना, और हां, राधा जी के घर जाकर पूछ लेना कि भजन मंडली की प्रैक्टिस कब है। इंदु किताबें हाथ में लिए अक्सर धीरे से बुदबुदाती, लेकिन मां तक उसकी आवाज शायद ही कभी पहुंच पाती। ऐसे में सुमन भाभी ही थीं जो इंदु को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। देखो इंदु, भाभी अक्सर कहती, लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ शादी करके घर में बैठना ही सब कुछ नहीं होता, खुद का एक सहारा होना चाहिए। भैया सूरज हंसकर बीच में बोल पड़ते, अरे इतना क्यों समझाती हो तुम? हमारी इंदु बहुत समझदार है, वो तो कुछ बड़ा ही करेगी। तभी मां की आवाज दूर से गूंजती, बड़ा करेगी या नहीं, यह सब बात की बातें हैं। पहले तो इसे घर गृहस्थी सीखनी चाहिए, आखिर कल को ससुराल जाना है। मां और भाभी के विचारों का यही टकराव इंदु के मन में अक्सर खलबली मचा देता। इंदु की मुलाकात अभिनाश से कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। पहली ही नजर में उसे अभिनाश इतना पसंद आ गया था कि वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी, लेकिन कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि भैया ने पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजा है, इश्क फरमाने के लिए नहीं। अब अभिनाश उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। ग्रुप में सब साथ बैठते, खाते, पीते, एंजॉय करते। काजल भी उसके ही ग्रुप में थी। अब अभिनाश को भी इंदु पसंद आ गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंदु उसे पसंद करती है। एक दिन अभिनाश ने इंदु के प्रति जो भी इच्छा थी सब जाहिर कर दी। अपने प्रति अभिनाश के अंदर प्यार देखकर वह पिघल गई और सब कुछ भूल गई। इंदु और अभिनाश की मोहब्बत अब किताबों और कैंटीन से आगे बढ़कर उनकी धड़कनों में समा चुकी थी। कॉलेज का हर कोना, हर गली, हर पार्क जैसे उनके प्यार की गवाही देने लगा था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठकर दोनों पढ़ाई का दिखावा कर रहे थे, जबकि असल में उनकी निगाहें सिर्फ किताबों पर टिके अक्षरों के बहाने एक दूसरे पर ही टिकी थीं। अभिनाश धीरे से बोला, इंदु, पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना तो लगता है जैसे मेरे सारे गम गायब हो जाते हैं। इंदु ने किताब में चेहरा छिपाकर धीमे स्वर में कहा, बस बस, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोलो, कोई सुन लेगा तो सुन ले। अभिनाश हंसते हुए बोला, मुझे दुनिया को बताने में कोई डर नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी बात सुनकर इंदु के गालों पर लाली दौड़ गई, लेकिन तुरंत उसे भाई की सख्त बातें याद आ गईं। इंदु, पढ़ाई पर ध्यान देना, मां को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, कोई डील बर्दाश्त नहीं होगी। यह सोचकर वह चुप हो गई। अभिनाश ने उसकी आंखों में उतरते सन्नाटे को पहचान लिया। क्या हुआ, डर गई ना? देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले सख्त हैं, लेकिन भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। इंदु ने धीरे से सिर हिलाया। अभिनाश, मुझे डर लगता है, भैया को पता चल गया तो मां तो वैसे ही पूजा पाठ और अपनी दुनिया में खोई रहती है, सब कुछ भैया ही देखते हैं। अभिनाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंदु, बस इतना याद रखना, जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका विश्वास भरा लहजा इंदु के दिल में उतर गया। इधर घर पर सुमन भाभी धीरे धीरे समझने लगी थीं कि इंदु के चेहरे पर कोई अनकही खुशी रहती है। एक दिन जब इंदु मोबाइल पर मुस्कुराते हुए चैट कर रही थी, तभी भाभी चुपचाप कमरे में आ गई। किससे बातें कर रही हो इतनी देर से? भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। इंदु हड़बड़ा गई। न भाभी, ऐसे ही कॉलेज की दोस्त है, काजल। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन इंदु, एक बात कहूं, चेहरे पर छुपी खुशी छुपाई नहीं जाती। जब वक्त आएगा मुझे जरूर बताना। भाभी के स्वर में मां जैसी ममता थी। इंदु की आंखें भर आईं,
लेकिन अभी वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इधर कॉलेज के आखिरी दिनों में सबके बीच करियर की बातें शुरू हो गई थीं। काजल ने कहा, यार सब लोग सोच रहे हैं कि आगे कहां जॉब करनी है, कहां एमबीए करना है, और तुम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हो। अविनाश ने मजाक में जवाब दिया, तो क्या करें, यही तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इंदु ने शर्म से अविनाश को आंख दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही थी। कॉलेज का सफर तो बस कुछ दिनों का था, आगे घर वालों के सामने क्या होगा। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे उसने बहुत सोचा। दिल कहता था अविनाश ही मेरा सब कुछ है, लेकिन दिमाग बार बार कहता भैया मानेंगे, मां कुछ कहेंगी, अगर रिश्ता टूट गया तो। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और ख्वाबों में बस अविनाश ही था। दिन बीतने लगे। सूरज भैया अब इंदु के लिए रिश्ता देखने लगे, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट होने ही वाली थी और रिश्ता ढूंढने में ही 1-2 साल लग जाते हैं। घर का वातावरण उस दिन थोड़ा बोझिल हो गया था। इंदु ने जैसे ही अविनाश का नाम लिया, सूरज भैया का चेहरा लाल हो गया। उनके चेहरे पर गुस्से की हल्की परत दिख रही थी। इंदु सहमी सहमी सी खड़ी थी, जैसे किसी गलती पर पकड़ ली गई हो। तुम्हें कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजा था या यह सब करने के लिए? हां बोलो इंदु, यही सिखाया मैंने तुम्हें, यही भरोसा था मुझ पर? इंदु के होंठ सूख गए। वह बस नजरें झुकाकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डर और परेशानी दोनों थे, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। सुमन भाभी ने धीरे से हाथ रख दिया सूरज के कंधे पर। अरे सुनिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आजकल लड़कियां अपनी पसंद बता दें तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर हमारी ही बहन है। अगर लड़का वाकई अच्छा है तो देखने में क्या हर्ज है? सूरज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सुमन तुम बीच में मत बोलो, फैसला मैं करूंगा, हां या ना वही मैं तय करूंगा। इंदु अभी बच्ची है, उसे क्या समझ है? इंदु ने हिम्मत जुटाई। दुख जाने के बावजूद उसने धीमी आवाज में कहा, भैया मैं उसे कई सालों से जानती हूं। अविनाश बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, मेहनती है, उसकी बस मां ही है और कोई बड़ा परिवार भी नहीं। मैं जानती हूं वह मुझे हमेशा खुश रखेगा। उसकी आंखों में चमक और डर दोनों झलक रहे थे, जैसे अपने दिल की बात कहने के बाद भी सजा मिलने का अंदेशा हो। सूरज ने उसे घूरते हुए कहा, बस और कुछ मत बोलो, मैंने कह दिया ना, मैं देख लूंगा, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा, समझी तुम? इंदु चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। एक तरफ अपने प्यार को बचाने की चाह, दूसरी तरफ भैया का कठोर फैसला। सुमन ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, आप देख लीजिए, पर इतना गुस्सा मत कीजिए, लड़की है, डर जाएगी। जो भी होगा आपके फैसले के मुताबिक ही होगा। सूरज ने बस गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। अब सूरज भैया अविनाश को देखने गए। अविनाश का घर तो ठीक ठाक था, विधवा बूढ़ी मां थी जो बहुत कम बोलती थी, लेकिन सूरज भैया को अविनाश पता नहीं क्यों जचा ही नहीं। घर आकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। मां, यह शादी मैं नहीं होने दूंगा। घर परिवार का कुछ अता पता है नहीं, सिर्फ मां बेटा है। मैं इंदु के लिए दूसरा रिश्ता देखूंगा जो अपने ही खानदान के किसी जान पहचान वाले द्वारा बताया गया हो। गरिमा जी अपने बेटे की बात से सहमत थी, लेकिन इंदु को जैसे ही यह बात पता चली वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी भैया से आंखें मिलाने की, सामना करने की। अब उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। वह खाना भी कम कर चुकी थी, अब तो अपने कमरे से भी नहीं निकलती थी। सुबह का वातावरण हमेशा की तरह शांत था, लेकिन इस बार घर के भीतर अजीब सा बोझलपन पसरा हुआ था। इंदु के चेहरे पर वही थकी हुई उदासी झलक रही थी। पहले जहां वह सबसे हंसकर मिलती, छोटे मोटे कामों में मां का हाथ बटाती, वहीं अब वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी। गरिमा जी ने कई बार पुकारा, इंदु बेटी जरा नीचे आ, नाश्ता कर ले, लेकिन ऊपर कमरे का दरवाजा बंद ही रहा। सुमन भाभी धीरे से सास के पास आकर बोली, मां जी आप परेशान मत होइए, मैं जाकर देखती हूं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर इंदु के कमरे तक पहुंची। दरवाजा खटखटाया। इंदु,
दरवाजा खोलो बेटा, देखो सब लोग परेशान हैं तुम्हें लेकर। भीतर से हल्की सी आवाज आई, भाभी आप मुझे समझाने मत आइए, मुझे सब समझ आ गया है। भैया को मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं, उन्हीं की मर्जी चलेगी। अच्छा है, मैं भी अब इस घर में बस चुप रहूंगी। सुमन ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर देखा तो इंदू पलंग पर बैठी थी, आंखें रोने से लाल थीं। सुमन पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, यह कोई हल है क्या? रोने से कुछ बदल जाएगा? देख, सूरज भैया गुस्से वाले हैं, पर दिल से तेरी भलाई ही चाहते हैं। और लड़का चाहे कितना भी अच्छा लगे, एक बार परखना तो पड़ता है। इंदू ने रूंधे गले से कहा, भाभी आप ही बताओ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद बताऊं? मैंने किसी गलत लड़के का नाम तो नहीं लिया। अविनाश मेहनती है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात वो मुझे समझता है। भैया को क्यों नहीं दिखता यह सब? सिर्फ इसलिए कि उसके घर में कोई बड़ा खानदान नहीं है। क्या खुशियां सिर्फ पैसों और रिश्तेदारों से मिलती हैं? सुमन चुप हो गई। उसके पास इंदू के सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। इसी बीच नीचे हॉल में गरिमा जी और सूरज बैठे थे। मां ने बेटे से कहा, देख बेटा, मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है, तू जो करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन इंदू की हालत देख, कहीं ज्यादा जिद कर बैठी तो? लड़की है, नाजुक होती है। ऊपर कमरे में इंदू ने यह सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर हताशा और गुस्से का मिश्रण था। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, भैया को यह शादी करनी ही नहीं थी, तभी तो एक बहाना सामने आ गया। ठीक है, अगर मेरी खुशी उन्हें इतनी भारी लगती है तो मैं भी अब शादी नहीं करूंगी। जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, पर किसी और से ब्याह नहीं करूंगी। उसकी आंखों से आंसू फिर टपक पड़े और कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। इंदू की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब वह नौकरी करने लगी थी। इंदू अपने भैया की बहुत लाडली थी। सूरज भैया भी अब बहन की जिद और उसके आंसुओं के आगे आखिरकार झुक चुके थे। उन्हें लगा शायद इंदू सही कहती थी, हो सकता है यह लड़का वाकई ठीक हो। और इसी सोच के साथ घर में शहनाई बज उठी। इंदू और अविनाश की शादी हो गई। शादी के बाद इंदू के चेहरे पर एक नई दुल्हन की चमक थी। उसके सपनों की दुनिया अब हकीकत बन चुकी थी। वह हर छोटे बड़े काम में अविनाश का साथ देती। कभी उसके लिए चाय बनाना, कभी उसके कपड़े प्रेस करना, कभी नौकरी से लौटकर अविनाश को आराम देने के लिए बातें करना। बूढ़ी सास से भी उसका रिश्ता बिल्कुल मां बेटी जैसा बन गया था। वह उनकी दवाइयों का ख्याल रखती, समय पर खाना खिलाती, यहां तक कि उनके साथ बैठकर गांव घर की कहानियां सुनती और उनका अकेलापन बांटने की कोशिश करती। सास भी मन ही मन कहती, भगवान ने बहुत अच्छी बहू दी है। अविनाश को भी शुरू में यह सब बहुत अच्छा लगता था। वह दोस्तों से शान से कहता, देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और घर का भी सारा काम अकेले संभाल लेती है। सच में मैं तो भाग्यशाली हूं। इंदू यह सुनकर और भी खुश हो जाती। उसे लगता कि उसने सच में सही फैसला किया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। इंदू का हर समय झुकना, हर बात पर हां करना अविनाश को सिर चढ़ाने लगा। वह देर रात घर लौटने लगा। कभी दोस्तों के साथ बहाना बनाकर बाहर निकल जाता, पर उसे कहां पता था कि उसका यह विश्वास, उसकी यह दरिया दिली धीरे धीरे उसके लिए एक बोझ बनने वाली थी। अविनाश का असली रंग अब सामने आने लगा था। एक प्रेमी और पति में जो अंतर होता है, वही अंतर इंदू अब महसूस करने वाली थी। दिन बीतते गए। इंदू ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई नए रंग देखने शुरू किए। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन धीरे धीरे अविनाश का असली स्वभाव सामने आने लगा। शाम का समय था। इंदू ऑफिस से लौटी ही थी। बैग सोफे पर रखते हुए किचन में चली गई और जल्दी जल्दी चाय चढ़ा दी। अविनाश ड्राइंग रूम में बैठा मोबाइल चला रहा था। अरे इतनी देर क्यों हो गई? तुमसे तो अब घर गृहस्थी ही नहीं संभलती, और ऊपर से यह नौकरी भी। जरूरत क्या है तुम्हें नौकरी करने की? घर बैठो आराम से। इंदू धीरे से बोली, अविनाश जी मैं सब मैनेज कर लूंगी। हां थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ऑफिस का काम भी जरूरी है। देखिए मेरी तरक्की हो रही है, आपको गर्व होना चाहिए। अविनाश चिढ़ते हुए बोला, गर्व? अरे
मुझे तो शर्म आती है। लोग कहते हैं बीवी नौकरी करती है मतलब मर्द कम कमाता है क्या? मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंदु चुप रह गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। वह जानती थी कि अविनाश को समझाना आसान नहीं है। कुछ देर बाद उसने चाय सामने रख दी। अविनाश ने कप उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम मैनेज करो। और सुनो, तुम मायके का नाम मत लिया करो बार बार। मुझे पता है तुम्हें वहीं जाने की पड़ी रहती है, लेकिन साफ साफ सुन लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम्हारे भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंदु बोली, पर भैया से तो आपको वैसे भी क्या लेना देना, वो तो सिर्फ मेरी चिंता करते हैं। अविनाश कड़क आवाज में बोला, बस ज्यादा बहस मत करो। मैंने कह दिया ना तो कह दिया, अब यह सब मेरे हिसाब से चलेगा। इंदु ने धीरे से सिर झुका लिया। दिल में बहुत कुछ कहने की चाह थी, लेकिन होठों तक शब्द नहीं आए। दिनों के साथ अविनाश का व्यवहार और सख्त होता गया। अब वह इंदु पर ज्यादा हक जमाने लगा। एक दिन सुबह ऑफिस निकलते वक्त इंदु ने कहा, अविनाश जी, आज शाम को ऑफिस में मीटिंग है, थोड़ा देर हो जाएगी और मेरा खाना ऑफिस में ही है, तो आप आज देख लेना अपना और मम्मी का। अविनाश गुस्से में बोला, बस यही तो है, नौकरी ने तुम्हें घर से बिल्कुल दूर कर दिया है। यह घर है या होटल? कभी समय पर खाना नहीं, कभी समय पर बैठना नहीं। इंदु, तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। इंदु साहस जुटाते हुए बोली, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से यहां तक सफर किया है। मैं घर का काम भी देख रही हूं। आपको शिकायत की हद नहीं होनी चाहिए, बस आप मेरा साथ दीजिए। और गुस्से से वह ऑफिस चली गई। अविनाश ने तिरछी नजरों से पत्नी को देखा और मोबाइल में आंखें गड़ा दी। अब इंदु अपने पति के प्यार में, उसकी बाहरी सुंदरता में इतनी खो चुकी थी कि वह धीरे धीरे अपने घर वालों से ही दूर होती चली गई। भैया का फोन आता तो वह बहाना बना देती, भैया, अविनाश को बाहर का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए ज्यादा आना हो नहीं पाता, आप बुरा मत मानिएगा। सूरज ने कई बार महसूस किया कि बहन की आवाज में वही चमक नहीं रही, लेकिन वह भी समझता था कि बहन अब ससुराल की है। ज्यादा दखल देने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इधर इंदु को यह अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अविनाश का असली चेहरा अभी बाकी है। अब उसने ज्यादा ध्यान घर और अविनाश पर ही लगा दिया था। सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, अविनाश के कपड़े प्रेस करना, फिर बूढ़ी सासू मां के लिए दवा और नाश्ता बनाना, सब कुछ बखूबी करती। लेकिन अब अविनाश की आदत ही हो गई थी कमियां निकालने की। एक दिन खाना चखते ही चिल्लाया, अरे इंदु, ये कैसा खाना बनाया है? इतना भी नहीं होता कि एक ढंग की सब्जी पकाऊं? इंदु थकान भरी लेकिन शांत आवाज में बोली, मैंने आज आपकी पसंद की ही लौकी की सब्जी बनाई है, बस जरा नमक कम रह गया होगा, मैं अभी ठीक कर देती हूं। अविनाश थाली खिसकाते हुए बोला, नमक कम रह गया होगा, नमक ज्यादा हो गया होगा, कभी सब्जी कच्ची तो कभी जली, यही तुम्हारा रोज का बहाना है। आदमी बाहर दिन भर खपता है, सोचता है घर आकर चैन मिलेगा, लेकिन यहां भी सिरदर्द ही मिलता है। बगल में बैठी बूढ़ी सास ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, लड़की सुबह से एक पल चैन से नहीं बैठी, सबके लिए करती है, इतना गुस्सा क्यों करते हो? लेकिन अविनाश ने झुंझलाते हुए मां की बात को भी अनसुना कर दिया। अरे मम्मी, आप तो हमेशा इसकी तरफदारी करती हैं, आपको क्या पता, इसे हर बात में बहाने बनाने की आदत है। इंदु का गला भर आया। उसने धीरे से सास की ओर देखा और चुपचाप रसोई में जाकर थाली बदल लाई। रात को जब अविनाश कमरे में आया तब भी वही ताना, तुम्हें मैं ताना नहीं मारता जो तुम हमेशा मुंह लटकाए रहती हो। इंदु के लिए यह शब्द किसी तीर से कम न थे। अविनाश, मैं भी इंसान हूं, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं। अविनाश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो ये बातें, अब इसका एहसान मत जताओ, औरत का काम होता है घर संभालना। यह सुनकर इंदु का मन भीतर से हिल गया। उसके चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो चुकी थी। रात भर वह करवटें बदलती रही, सोचती रही, क्या सच में औरत का काम सिर्फ घर संभालना है? मैंने जो पढ़ाई की, जो सपने देखे, उनका क्या? और क्या पति का प्यार सिर्फ तब तक ही होता है जब तक पत्नी उसकी हर बात में झुकती रहे?
लेकिन अपने आंसुओं को पोंछकर उसने फिर वही निर्णय लिया। घर की शांति के लिए, अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए मुझे सहना ही होगा। आखिरकार इंदु ने नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया। जिस नौकरी ने उसे आत्मनिर्भर बनाया था, जिस पर उसे गर्व था, जिसे पाकर उसके भैया और घर वालों ने भी चैन की सांस ली थी, उसी नौकरी को उसने अपने पति के कहने पर छोड़ दिया। शायद यही सही है। घर परिवार की सुख शांति सबसे ऊपर होती है। अगर मेरी नौकरी छोड़ने से अविनाश खुश रहेंगे, घर में चैन रहेगा, तो यही बेहतर है। इधर से ही अविनाश ने मान लिया कि अब चाहे वह कुछ भी कहे या करे, इंदु शांति से पत्नी का कर्तव्य समझकर झुकती रहेगी। घर की मान, मर्यादा और सुख शांति के नाम पर वह सहती रहेगी। नौकरी छोड़ने के बाद कुछ महीने तक अविनाश का व्यवहार बदल गया। वह इंदु के लिए गिफ्ट लाने लगा, कभी ड्रेसेस, कभी कोई छोटी सी ज्वेलरी, कभी अचानक कहता चलो आज डिनर बाहर करेंगे, तो कभी कार निकालकर उसे घुमाने ले जाता। इंदु के मन में एक उम्मीद जगी, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद यही मेरा सच्चा पारिवारिक सुख है। धीरे धीरे वह अपनी दुनिया में रमने लगी। अब अपनी गोद में एक नन्ही सी जान को पाया। बेटी परी के जन्म ने इंदु की दुनिया बदल दी। उसकी आंखों में अब बस वही मासूम चेहरा बसा रहता। पर परी के आने के बाद पति पत्नी के बीच की दूरी बढ़ने लगी। इंदु अब पूरी तरह बेटी में खो गई थी। रात दिन उसका ख्याल, उसके खाने पीने, उसकी सेहत, उसकी नींद। जहां पहले इंदु अविनाश पर ध्यान देती थी, अब उसकी प्राथमिकता बदल गई थी। एक शाम अविनाश गुस्से में बोला, तुम्हें अब मुझसे ज्यादा अपनी बेटी की पड़ी है। इंदु, हर वक्त उसी के पीछे भागती रहती हो। मैं कब से बोल रहा हूं, मेरी शर्ट प्रेस करनी है, मगर तुम्हें तो बस परी ही दिखती है। इंदु ने धीरे से जवाब दिया, अविनाश, बच्ची अभी बहुत छोटी है, हर वक्त देखभाल चाहिए, तुम तो समझते हो ना। लेकिन अविनाश को यह सब समझ नहीं आ रहा था। जहां इंदु मां के रूप में मजबूत हो रही थी, वहीं अविनाश पति के रूप में और कमजोर। इसी बीच एक बड़ा झटका इंदु की जिंदगी में आया। अविनाश की मां का अचानक निधन हो गया। इंदु फूट फूट कर रो पड़ी थी। वह उनकी बहुत करीब थी। उनकी सादगी, उनकी ममता, उनका अपनापन, सब कुछ इंदु के दिल में बसा था। शोक के उन दिनों में इंदु बार बार कहती, मां जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने तो सोचा था कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अविनाश चुप रहता। उसे दुख तो था, लेकिन उसका चेहरा ज्यादा भावहीन लगता। धीरे धीरे समय बीतता गया। इंदु ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के लिए जीना था। पर कहीं भीतर से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है। अविनाश का बदलता व्यवहार, सास की मौत और बेटी की जिम्मेदारियां, सब मिलकर इंदु को भीतर ही भीतर और चुप करती जा रही थी। मां के देहांत के बाद अविनाश लापरवाह होता चला गया। अब अविनाश को तो किसी की भी परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया तो उससे शुरू होकर उसी पर ही खत्म होने लगी थी। ऑफिस में प्रमोशन मिलते ही अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझने लगा। अब अगर कभी इंदु अविनाश से कुछ पूछ लेती, तो बजाय जवाब देने के वह उसे उल्टा सुना देता। अपना अपमान और तिरस्कार तो इंदु कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी, पर परी के साथ भी अविनाश का वही रवैया उससे बर्दाश्त न हो पाया। एक दिन की बात थी। उस दिन छुट्टी थी और अविनाश घर पर ही मौजूद था। दोपहर होते होते परी की तबीयत खराब होने लगी। परी उल्टियां पर उल्टियां करने लगी। अगस्त का महीना था। जोर जोर से बारिश हो रही थी। ऐसे में ऑटो से बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना इंदु को ठीक नहीं लगा। उसने टीवी देख रहे अविनाश को कार निकालकर साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने तपाक से उत्तर दिया, इंदु, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी ही लापरवाही से वह बीमार पड़ी है, अब अपना देखो। इंदु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिसका बच्चा बुखार में तप रहा है, वह उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय पुरानी बातों को निकालकर बहस कर रहा है। इंदु तुरंत परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। राहत यह थी कि उसके घर से निकलते ही बारिश बिल्कुल बंद हो गई। घर लौटते समय इंदु के मन में तूफान उमड़ रहा था। परी को दवा मिल चुकी थी
और डॉक्टर ने आश्वस्त कर दिया था कि अब हालत ठीक हो जाएगी बच्ची की। पर इंदु का मन भारी था। घर का दरवाजा खोला तो देखा अविनाश वैसे ही सोफे पर पसरा टीवी देख रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसकी बेटी अस्पताल होकर आई है। इंदु ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, अविनाश, डॉक्टर ने कहा है कि अब ठीक है, पर अभी कुछ दिनों तक दवा देते रहना पड़ेगा। अविनाश ने चैनल बदलते हुए बस इतना ही कहा, अच्छा है, अब अगली बार अपनी लापरवाही मत करना। उसका यह बर्ताव इंदु के दिल में तीर की तरह चुभ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। चुपचाप परी को बिस्तर पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। रात को जब परी सो चुकी थी, इंदु ने धीमे स्वर में कहा, अविनाश, कभी तुम्हें नहीं लगता कि परी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है? आज मैं अकेली संभल गई, पर अगर कुछ और गंभीर हो जाता तो? अविनाश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें बेवजह ड्रामा करने की आदत है इंदु। बच्ची बीमार हुई तो तुम अस्पताल ले गई, और क्या चाहिए? अब मुझे लेक्चर मत दो। इंदु ने गहरी सांस ली। शादी के इन सालों में वह अविनाश के स्वभाव को अच्छे से पहचान चुकी थी। जहां प्यार और सहानुभूति की उम्मीद रहती थी, वहां अब केवल उपेक्षा और अहंकार रह गया था। पर वह जानती थी, अब उसका जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं है, परी ही उसकी असली ताकत है। वह अपनी मासूम बेटी का माथा सहलाते हुए मन ही मन बुदबुदाई, अब मुझे अपने लिए नहीं, परी के लिए मजबूत बनना होगा। सुबह होते ही उसने घर के सारे काम वैसे ही शुरू कर दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। नाश्ते की टेबल पर अविनाश मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। न तो उसने रात की बात का जिक्र किया, न इंदु की ओर ढंग से देखा। इंदु ने चुपचाप पराठा प्लेट में रखा और बोली, नाश्ता कर लो, ऑफिस देर हो जाएगी। अविनाश ने बिना सिर उठाए कहा, ऑफिस की फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। इंदु ने गहरी सांस ली, पर कुछ बोली नहीं। इंदु यह सारी बातें सुमन भाभी को बताती, बस एक वादा करती कि भैया और मम्मी से कुछ न कहना, मैं सब संभाल लूंगी। दिन गुजरते रहे, लेकिन अब इंदु साफ साफ देख पा रही थी कि अविनाश का रंग बदल चुका है। वह बेटी को गोद में तक नहीं उठाता था। ऑफिस से लौटकर सीधे जिम चला जाता। कभी मॉल से महंगे कपड़े, जूते और परफ्यूम खरीद लाता, सेविंग का नाम तक नहीं। जब भी इंदु उसे समझाने की कोशिश करती तो वह झिड़क देता, अपने काम से काम रखो, औरत हो तो औरत की हद में ही रहो। यह सुनकर इंदु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपनी हद में ही हूं, लेकिन तुम अपनी हद खोते जा रहे हो। गुस्से में अविनाश ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। इंदु हक्की बक्की रह गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। अब इंदु का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पास रखा परफ्यूम उठाया और जोर से फेंक कर तोड़ दिया। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा रवैया देख, समझ रही हूं कि तुम किस तरह निर्लज्ज बनते जा रहे हो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूं कि तुम्हारा घर भी संभालूं, तुम्हारा बच्चा भी संभालूं, और बदले में तुम मुझे नौकरानी का भी महत्व न दो। अविनाश के लिए यह हिम्मत असहनीय थी। उसने इंदु का हाथ मोड़ते हुए कहा, मुझे आंख दिखाने की हिम्मत मत करना, वरना हमेशा के लिए मायके भेज दूंगा। तभी परी जोर जोर से रोने लगी। इंदु ने पूरी ताकत से अविनाश को धक्का दिया और रोती हुई बेटी को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। अब अविनाश की बातें इंदु के दिल में गहरी चोट कर गई थी। उसका मन मानो बोझ से दब गया था। दोपहर को भाभी का फोन आया। भाभी की आवाज सुनते ही इंदु ने जैसे खुद को संभालने की कोशिश की, मगर भीतर की उदासी छिप नहीं सकी। भाभी ने हल्की चिंता से पूछा, क्या हुआ इंदु? तेरी आवाज बुझी बुझी लग रही है, सब ठीक तो है? इंदु चुप रही, पर भाभी उसके स्वभाव को भली भांति जानती थी। मुझसे मत छुपा, जरूर कोई बड़ी बात हुई है, बता दे। थोड़ा बहलाने के बाद आखिरकार इंदु रोते रोते सब कुछ बता बैठी। अविनाश की बदलती बातें, उसका बेपरवाह रवैया और यह झगड़ा। भाभी ने गंभीर स्वर में कहा, देख इंदु, मैं तो शुरू से ही कहती थी, पर तूने किसी की ना सुनी। खैर, अब जो है सो है, लेकिन तू अपने लिए खड़ी होना सीख। हर बात सहती जाएगी तो अविनाश और सिर चढ़ जाएगा।
इंदु से कुछ जवाब देना न बन रहा था, लेकिन उसी शाम उसके भाई का फोन आ गया। मोबाइल स्क्रीन पर भैया का नाम देखकर इंदु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कपकपाती आवाज में उसने कॉल रिसीव किया। हेलो भैया। उधर से भैया की गुस्साई आवाज गूंजी। देख लिया ना अपनी पसंद से शादी करने का नतीजा, कितनी बार समझाया था, अब भुगत। इंदु घबरा गई। भैया प्लीज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस झगड़ा हो गया था। भैया और भड़क उठे। झगड़ा? अविनाश की इतनी हिम्मत कि तुझ पर हाथ उठाए, तुझे अपमानित करे। मैं अभी बताता हूं, उसे मेरी बहन पर हाथ उठाना यह उसकी आखिरी गलती होगी। इंदु घबरा कर गिड़गिड़ाने लगी। भैया प्लीज आप शांत हो जाइए, छोटी सी बात थी, झगड़ा हर घर में होता है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? उसके शब्दों में बेबसी साफ झलक रही थी। कॉल कटने के बाद इंदु की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी भाभी पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उन्होंने भैया से यह सब बातें बताई। उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया। दिल के भीतर कहीं ना कहीं उसे मालूम था कि अविनाश बदल चुका है, वह उसका दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी वह इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। उसका दिल कह रहा था, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद एक मौका और देने से सब संभल जाए। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, मैं कोशिश करूंगी, एक बार और, शायद अविनाश सुधर जाए, शायद हमारा रिश्ता बच जाए। लेकिन अब अविनाश तो जैसे कंट्रोल के बाहर ही जाता जा रहा था। अब तो रात रात भर बाहर रहता। इंदु अब दिनों दिन बेचैन रहने लगी थी। रात के खाने की थाली वैसे ही ढकी रह जाती, घड़ी की सुइयां जैसे उसका मजाक उड़ाती रहती। कब तक उसका इंतजार करोगी? अविनाश के कदमों की आहट उसके कान तरस कर सुनते, पर वह देर रात नशे में धुततियां, फिर थका हारा आकर बस बिस्तर पर गिर जाता। एक रात जब घड़ी ने 12 बजाए और दरवाजा अब तक न खुला, इंदु की आंखें छलक आईं, खुद से बुदबुदाई, क्या यही है वह जिंदगी जो मैंने सपनों में देखी थी? क्या इसी के लिए मैंने सबके खिलाफ जाकर अविनाश को चुना था? इसी बीच अगले दिन दोपहर में उसकी पड़ोसन आस्था आई। आस्था को देखते ही इंदु ने अपने गम छिपाने की कोशिश की, लेकिन आस्था की पैनी नजरें सब पड़ गईं। आस्था ने धीरे से कहा, इंदु सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत परेशान है। इंदु ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं आस्था, बस काम का और घर का बोझ है। आस्था चुप रही, कुछ पल सोचा, फिर बोली, देख, मैं तुझसे एक बात कहूंगी, पर डर है कि तू मुझसे नाराज ना हो जाए। इंदु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसी कौन सी बात है जो तू इतना सोच रही है? आस्था की सांसें तेज हो गईं। वह जैसे मन ही मन खुद को हिम्मत दे रही थी। फिर धीरे धीरे शब्द निकले, इंदु, मेरे पति ने तेरा अविनाश को देखा था, होटल में एक औरत के साथ। इंदु के कानों ने जैसे सुना ही ना हो। उसने घबरा कर कहा, क्या क्या बकवास कर रही है तू? अविनाश ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। आस्था की आंखों में सहानुभूति थी। काश ये बकवास ही होता, लेकिन मेरे पति उसी होटल में ठहरे थे। उसी फ्लोर पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अविनाश एक लड़की के साथ रूम में जा रहा था। पहले उन्हें भी शक हुआ, लगा कि शायद कोई हमशक्ल होगा, लेकिन इंदु ने डरते डरते पूछा। आस्था ने गहरी सांस ली। अगली सुबह जब वो लड़की नीचे रिसेप्शन पर आई, उसने अविनाश को नाम लेकर जोर से बुलाया। तभी मेरे पति का शक यकीन में बदल गया। इंदु के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर पड़ा। जमीन पर पानी बिखर गया, जैसे उसके सपनों का महल बिखर गया हो। वह हक्की बक्की रह गई। ना, नहीं आस्था, तू झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अविनाश मुझसे प्यार करता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। आस्था ने उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। इंदु, मुझे तुझे दुख देने का कोई शौक नहीं है, पर तू मेरी सहेली है और मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई से आंखें चुराने से जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। इंदु की आंखों से आंसू बह निकले। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगी। अविनाश ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरी बेटी का पिता है, वो मेरे साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। आस्था चुप रही। उसने बस इंदु को सीने से लगा लिया।
आस्था के जाने के बाद इंदु की दुनिया जैसे उलट पुलट हो गई थी। मन का बोझ इतना भारी हो गया कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके तो हाथ पैर कुछ सेकंड के लिए ठंडे पड़ गए। क्या करे क्या न करे। उसी रात उसने गहरी नींद में सो रहे अभिनाश का फोन उठा लिया और दूसरे कमरे में दबे पांव चली गई। मोबाइल में कोई पासवर्ड न देखकर उसे और हैरानी हुई। जैसे ही उसने गैलरी खोली, स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगी। अविनाश और एक लड़की बेहद करीब, बेहद खुश। इंदु की आंखें जैसे पत्थर की हो गई, होंठ कांपने लगे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह तस्वीरें स्क्रॉल करती जा रही थी और हर तस्वीर उसके दिल में एक एक तीर की तरह छू रही थी। फिर उसका ध्यान चैट बॉक्स की ओर गया। सबसे ऊपर ही वह नाम चमक रहा था, मोनिका। हाथों से उसने चैट खोली। मोनिका, अविनाश, अब और इंतजार नहीं होता। कब तक यूं चुप चुप कर मिलेंगे? अविनाश ने लिखा, बस जान, थोड़ा सब्र, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मोनिका ने लिखा, क्या उस इंदु को कुछ शक तो नहीं? अविनाश ने लिखा, अरे छोड़ो उसे, वो बेचारी तो मेरी बातों में ही उलझी रहती है। जल्दी ही उससे छुटकारा पालूंगा, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। इंदु की सांसें थम सी गईं। वही लाइन बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अरे मोनिका, मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा, लेकिन पहले मैं इस इंदु से तो छुटकारा पाऊं। मैं जल्दी ही इसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। फोन उसके हाथ से कांपते हुए लगभग गिर ही गया। वह फर्श पर बैठ गई, सिर पकड़कर। तो यह था तुम्हारा प्यार अविनाश, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों का विश्वास तोड़ा, अपने भाई भाभी सभी के सामने गिड़गिड़ाई, सब छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई और तुम। उसकी रुलाई फूट पड़ी। कमरे में घुप अंधेरा था, बस मोबाइल की रोशनी में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। अगली सुबह एकदम सामान्य थी। वह चाय नाश्ता उसने जानबूझकर नहीं बनाया, यह कहकर कि वह बीमार है। बड़बड़ाता हुआ अविनाश तैयार होने चला गया। वैसे भी तुम्हारे हाथों से अच्छा तो बाहर ही मिलता है। सब कुछ तो इंदु के भीतर जैसे कोई डोर टूट गई। उसने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपनी बच्ची को गोद में लिया और अंदर कमरे में चली गई। अविनाश जूते पहनते हुए बड़बड़ाता रहा और आखिरकार गाड़ी की आवाज के साथ ऑफिस चला गया। अविनाश के जाते ही इंदु फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही पलों बाद उसने एक कठोर निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब और रुकना उसके और उसकी बच्ची दोनों के लिए जहर पीने जैसा है। उसने धीरे धीरे अपनी अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। सूटकेस में कपड़े रखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसकी बच्ची मासूम निगाहों से उसे देख रही थी। पैकिंग पूरी होते ही उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। दरवाजे की चाबी मेज पर रखी और बच्ची को गोद में उठाकर घर से बाहर निकल गई। मायके पहुंचते ही सब चौंक गए। मां दौड़कर आई और घबराई हुई आवाज में बोली, इंदु, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा देखो अपना, सब ठीक तो है ना? इंदु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने बस इतना कहा, मां, मैं अब और नहीं सह सकती, मैं सब छोड़कर आ गई हूं। उसका भाई अविनाश की करतूत पहले से जानता था। उसने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था यह आदमी नहीं सुधरने वाला, लेकिन तेरे लिए चुप रहा। अब देख लिया ना, अब डरने की जरूरत नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। भाभी ने गंभीर स्वर में कहा, पति अगर धोखा दे तो औरत का वहां रहना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। तूने सही किया जो निकल आई। मां ने उसे गले लगाया। अब तू हमारी जिम्मेदारी है बेटी, तेरा और तेरी बच्ची का ख्याल हम सब मिलकर रखेंगे। इंदु रोते रोते बस यही दोहराती रही, अब मैं सच में आजाद होना चाहती हूं, उसके नाम से, उसके रिश्ते से, हर उस बंधन से जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। इंदु को भैया भाभी का पूरा साथ मिला और जल्द ही कानूनी रूप से पति से अलग हो गई। अब जब तलाक हो गया तो अविनाश ने 7 महीने के भीतर ही उस लड़की मोनिका से शादी कर ली। अब इंदु को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, इसलिए उसने नौकरी करने की सोची और आज वर्तमान में उसे नौकरी भी मिल चुकी थी। यही सब सोचती इंदु को नींद आ गई। अगली सुबह उसने अपनी नौकरी लगने की खबर सबको दे दी। भाभी ने कहा, नौकरी लग गई,
मेरी कल ही लेटर मिला है। भाभी की आंखों में खुशी छलक आई। उन्होंने तुरंत आवाज दी, सुनिए जी, सुनिए, जरा देखिए तो, हमारी इंदू की नौकरी लग गई है। भैया अखबार पढ़ रहे थे। तुरंत अखबार मेज पर रखा और उठकर आए। सच कह रही है तू? हां भैया, बिल्कुल, अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। भैया का चेहरा खिल गया। उन्होंने इंदू के सिर पर हाथ रखकर कहा, हमें तुझ पर गर्व है। देख इंदू, जिंदगी यहीं रुकती नहीं। तूने बहुत सहा, अब तेरे लिए भी खुशियों का वक्त आएगा। नौकरी शुरू कर, खुद पर ध्यान दे और सबसे जरूरी, अपनी बेटी के लिए एक नई मिसाल बन। ऐसे ही 1 साल गुजर गए। उस दिन छुट्टी का दिन था। दोपहर का समय था। घर के हॉल में पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मां, मैं एक बात सोच रहा था। इंदू की जिंदगी अब ऐसे ही नहीं कट सकती। इतना समय हो गया, सब कुछ हुआ। मुझे लगता है अब हमें उसके लिए आगे सोचना चाहिए। गरिमा जी ने बुनाई रोक दी और बेटे के चेहरे की ओर देखा। गरिमा जी ने कहा, हां बेटा, लेकिन सोच समझकर कदम उठाना होगा। लड़की पहले ही बहुत दुख देख चुकी है। भैया ने गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, मेरी नजर में एक लड़का है, राज नाम है उसका। बहुत सीधा साधा है। उसकी पत्नी नहीं रही, पर कोई बच्चा भी नहीं है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। गरिमा जी थोड़ी गंभीर हुई। बेटा, पर उसकी पहली पत्नी कैसे गुजरी थी, यह पता किया? कहीं कोई छुपी हुई बात तो नहीं? मां, मैंने सब पता कर लिया। लड़की अपने मायके में थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसमें शंका की कोई बात नहीं। राज बहुत अच्छा इंसान है। देखना, इंदू को तकलीफ नहीं देगा। इतनी बातें हो रही थीं कि तभी इंदू कमरे से बाहर आई। वह अपने भैया और मां की धीमी बातें पहले से ही सुन रही थी। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इंदू धीमे स्वर में बोली, भैया, मां, ये सब बातें मेरे बारे में हो रही हैं ना? भैया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हां, पर तू घबरा मत। हम तुझ पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। बस इतना चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में फिर से खुश रह सके। इंदू के गले से शब्द जैसे अटक गए। आंखें नम हो आईं। वह धीरे धीरे भाभी के कमरे में चली गई। भाभी पहले से जानती थी कि इंदू के मन पर यह चर्चा भारी पड़ेगी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख इंदू, तुम्हारे भैया तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकते। वो बस चाहते हैं कि तू फिर से मुस्कुराए। पर भाभी, मुझे डर लगता है। एक बार तो मैंने गलत इंसान चुन लिया। अब अगर फिर वही गलती हो गई तो इस बार ऐसा नहीं होगा। भैया ने सब सोच समझकर बात की है। और सबसे बड़ी बात, तुझसे कोई कुछ जबरदस्ती नहीं करेगा। पहले तू राज से मिल, बातें कर। अगर दिल को सुकून मिले तभी बात आगे बढ़ेगी। इंदू खामोश होकर बैठ गई। मन में एक अनजाना डर और हल्की सी उम्मीद दोनों तैर रहे थे। उसने धीरे से सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, ठीक है भाभी, मैं मिलूंगी, लेकिन फैसला तभी करूंगी जब दिल से लगे कि यह रास्ता सही है। भाभी ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हम सब चाहते हैं। अब तेरे लिए एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। उस रात इंदू नींद की बजाय ख्यालों में डूबी रही। एक तरफ अतीत की कड़वी यादें थीं, तो दूसरी तरफ भविष्य की अनजानी राह। क्या वह फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या सच में उसे कोई अपना मिलेगा? इंदू का मन अब किसी भी रिश्ते में पड़ने को तैयार नहीं था। अविनाश जैसी चोट खाकर उसने मानो कसम खा ली थी कि वह अब किसी के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं रखेगी। लेकिन वक्त का भी अपना खेल होता है। राज से उसने मुलाकात करने की सोची। राज की बातचीत में एक सादगी थी, चेहरे पर सच्चाई और शब्दों में गहरी समझदारी। इंदू उनसे पहली बार ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज की सहजता ने उसे मजबूर कर दिया। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। इतनी मुश्किलें झेलकर भी चेहरे पर इतनी शांति सच में बड़ी बात है। इंदू को राज पहली ही मुलाकात में भा गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी। कभी परिवार के बीच, कभी बाहर जाते समय, तो कभी फोन पर छोटी छोटी बातें। राज सचमुच बेहद सुलझा और समझदार इंसान था। वह ना तो दिखावे की बातें करता, ना ही कोई झूठा सहारा देता। उसके हर शब्द में अपनापन था, हर नजर में सच्चाई। कुछ महीनों बाद भैया ने इंदू से साफ कहा,
अगर तुझे राज अच्छा लगे तो बता दे, वरना हम किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। इंदु चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों से गायब थी। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से बहुत ही साधारण ढंग से कोर्ट मैरिज हुई। न कोई ढोल नगाड़ा, न कोई बड़ा तामझाम, बस घर के लोग, कुछ हस्ताक्षर और दो दिलों का मिलन। परी ने खुशी से अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा अब आप रोया मत करना, अब हमारे पास अंकल भी हैं। इंदु ने बेटी को गले लगाते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं बेटा, अब हमारी जिंदगी सचमुच बदल गई है। आज इंदु सचमुच बहुत खुश है। जिंदगी ने उसे जो जख्म दिए थे, अब राज ने उन पर मरहम रख दिया है। जिंदगी मजे से कट रही है। लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी उसे मिली। दरअसल भाभी ने खुशखबरी सुनाई कि उनका गर्भ ठहर गया है। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इंदु ने कहा कि वह उन्हें संभालने जरूर आएगी, और डिलीवरी के समय इंदु मायके आ गई। घर का माहौल अलग ही उमंगों से भर गया था। गरिमा जी तो दिन भर यही सोचती रहती थी, अब घर में नन्ही किलकारियां गूंजेंगी। इंदु भी सुबह से शाम तक भाभी की देखभाल में लगी रहती। कभी दूध उबालना, कभी उनके लिए हल्का नाश्ता बनाना, कभी डॉक्टर की दवाइयां समय पर देना। उस दिन सुबह चाय पीते हुए भैया ने इंदु से कहा, इंदु तुझे देखकर सुकून मिलता है, तू ना होती तो पता नहीं इस वक्त हम कैसे संभाल पाते सब कुछ। इंदु ने कहा, भैया ये मेरा भी घर है और भाभी मेरी अपनी बहन जैसी है, मुझे सेवा का मौका मत छीनिए। भाभी पलंग पर तकियों के सहारे बैठी थी। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे इंदु, अब तू भी अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। तेरे पास भी तो कितना प्यारा सा रिश्ता है। राज जी तुझे कितना मानते हैं और तू यहां इतने दिन से अटकी हुई है। इंदु ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा, भाभी वह भी तो समझदार है। उन्होंने ही कहा था कि इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है, तो जितने दिन लगे रहना। भाभी भावुक होकर बोली, भगवान करे तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तूने बहुत दुख देखे हैं इंदु, अब वक्त है खुशियां तेरे आंगन में भी गूंजने का। गरिमा जी बाहर से आती हुई बोली, हां बेटा, तेरी किस्मत अब करवट ले चुकी है, और देखना जब भगवान किसी को देर से देता है तो 2 गुना सुख देता है। इसी बीच अचानक भाभी के पेट में हल्की सी दर्द की लहर दौड़ गई। वह कराह उठी, लगता है वक्त आ गया। सभी घबरा गए। भैया तुरंत डॉक्टर को फोन करने लगे। इंदु ने दौड़कर भाभी का हाथ थाम लिया और उन्हें हौसला बंधाते हुए बोली, भाभी घबराइए मत, सब ठीक होगा, मैं आपके साथ हूं। मिनटों में घर भागदौड़ से भर गया। भैया ने गाड़ी निकाली और सब अस्पताल की ओर चल पड़े। इंदु पूरे रास्ते भाभी को संभालती रही। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, प्रॉपर लेबर पेन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन घबराइए मत, सब ठीक रहेगा। गरिमा जी प्रार्थना में जुट गईं। भैया बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगे और इंदु अस्पताल की दीवार से लगकर मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मेरी भाभी को सुरक्षित रखना, यह बच्चा हमारे घर की नई उम्मीद है। कुछ घंटों बाद आखिरकार नर्स बाहर आई। चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो, मां और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बेटा हुआ है। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। भैया की आंखें भर आईं। गरिमा जी भगवान को धन्यवाद देने लगी। इंदु की गोद में जब नन्हा सा शिशु आया तो उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू झरने लगे। उसने बच्चे के कान में धीरे से कहा, तू हमारे घर की नई सुबह है। नन्हे राजकुमार, तेरे आने से सब दुख दूर हो गए। भाभी की डिलीवरी को पूरे 15 दिन बीत चुके थे। घर का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। हर कोई नन्हे शिशु के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। इंदु अब भी मायके में रहकर सबका हाथ बंटा रही थी। उस दिन दोपहर को उसने सोचा कि कुछ जरूरी सामान बाजार से ले आए। धूप हल्की हल्की ढल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। इंदु ने दुपट्टा सिर पर अच्छे से ओढ़ा और थैला लेकर बाजार की तरफ चल दी। सड़क पर भीड़ भाड़ थी, मगर इंदु के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा भी, मगर हर बार उसे बस एक काली गाड़ी
थोड़ी दूरी पर धीमी रफ्तार से आती दिख जाती। इंदु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपने कदम तेज करने लगी। तभी अचानक वह गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें ठिठक गईं। अविनाश! इंदु के मुंह से अनायास ही निकला। अविनाश कार से उतर चुका था। उसका चेहरा थका हुआ, बिखरे बाल, आंखों में नींद और पछतावे की लकीरें। वह इंदु के करीब आते ही लगभग गिर पड़ा। इंदु, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ गई। इंदु ने भौचक होकर उसकी ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में बोली, अब क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? अविनाश ने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो इंदु। मोनिका भी मुझे छोड़कर चली गई। उसे मुझसे नहीं, बस मेरी कमाई से प्यार था। वह सब भूल जाओ। अब मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आई है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मेरी जिंदगी वीरान है। इंदु के चेहरे पर व्यंग भरी हंसी फैल गई। वाह, जब तक मैं तुम्हारे पास थी तब तक कभी मेरी कीमत समझी नहीं। कोर्ट में तुमने खुलेआम कहा था कि तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं चाहिए। आज जब ठोकर खा गए तो मेरी याद आ गई। अविनाश ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। इंसान से गलती हो जाती है। इंदु ने तेज स्वर में काटते हुए कहा, गलती? यह गलती नहीं थी अविनाश, यह तुम्हारा असली चेहरा था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने तुम्हें चाहा, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, न मुझसे न मेरी बेटी से। प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दो, प्लीज प्लीज। अब इंदु की आंखों में आक्रोश झलकने लगा। बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। अगर आगे से मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, तेरी चाल मुझे भी चलनी आती है, समझे? अविनाश हतप्रभ खड़ा रह गया। उसकी आंखों में पानी उतर आया, मगर वह जान गया था कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वह चुपचाप कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। बेटी से तो उसको मोह अभी भी नहीं था। एक बार भी उसने परी का जिक्र भी नहीं किया। उसे तो बस कैसे भी करके अपनी जिंदगी फिर से बसानी थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। इंदु ने एक लंबी सांस ली, खुद को संभाला और बाजार की तरफ बढ़ गई। प्रिय साथियों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा धैर्य, आत्मसम्मान और साहस के साथ अपने फैसले लेने चाहिए। इंदु ने अपने दुख और कठिनाइयों के बावजूद अपने आत्मसम्मान और बेटी की भलाई के लिए साहसिक निर्णय लिया। उसने यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनना जीवन में स्थायी खुशी और सम्मान दिला सकता है। कहानी यह भी सिखाती है कि गलत रिश्तों में फंसकर अपनी पहचान और आत्मसम्मान को मत खोना चाहिए। इंदु ने अपने पति की विश्वासघातपूर्ण हरकतों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपनी बेटी के लिए भी सुरक्षित और खुशहाल वातावरण सुनिश्चित किया। साथ ही यह कहानी हमें यह समझाती है कि सच्चा प्यार और सम्मान केवल विश्वास, समझदारी और सहानुभूति पर आधारित होता है। राज जैसे समझदार और सहृदय साथी ने इंदु के जीवन में विश्वास और खुशी लौटाई। अंत में कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने का समय कभी भी नहीं चूकना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन और बुद्धि की सुनो और अपने प्रियजनों के लिए सही कदम उठाओ। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि साहस, आत्मसम्मान, परिवार के साथ प्रेम और समझदारी से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।